अंधेरे में कुछ भी देखा नहीं जा सकता था, बस कुछ सिसकियां और दर्द भरी आहें सुनी जा सकती थी। बीच बीच में भेड़ियों के गुर्राने और लड़ने की आवाजें सुनी जा सकती थी। साथ ही कुछ लोगों को अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद और उनकी डर और दर्द से भरी करहा सुनाई दे रही थी, जिसके अचानक बाद दरवाजे के खुलने की आवाज पूरे कमरे में छा जाती है। गूंजती हुई ये आवाज अपने साथ ही उजाला भी लाती है। ये सबल का तहखाना ही था और वही भूखे भेड़िए खुले उस तहखाने में घूम रहे थे। उन तीनों ने कुछ आदमियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उन लोगों के कपड़ों के चीथड़े कर दिए गए थे, जिसके बाद उन भेड़ियों के नुकीले दांत उन लोगों को कई घाव दे चुके थे, जिनसे अब बहुत से खून बह चुका था। दरवाजा खुलते ही वो सभी भाग जाना चाहते थे, पर इस कंडीशन में भी उनको अपने सामने मौत खड़ी दिखती है। सामने सबल खड़ा था। जो भी सैनिक थे वो सब अब खुद को उन भेड़ियों से नहीं, अपने ही राजा से बचा रहे थे। ये वही सैनिक थे जिन्होंने विकराल और उसकी टीम का पीछा किया था। इनके पास ऑर्डर्स थे उन्हें जान से मारने के, जिस काम में वो असफल हो गए थे और अब उन्हें उस असफलता की सजा दी जा रही थी। खुद को बचाते हुए वो अपने राजा से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। उनमें से एक कहता है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की थी, पर हम कुछ नहीं कर सके। उसके साथ कोई था जो बेहद शक्तिशाली था। हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सबल बस खड़ा होकर उन सैनिकों को देख रहा था। वो कुछ नहीं कह रहा था। खुद के ही सैनिकों का बहता हुआ खून उसे सुकून पहुंचा रहा था। उनका गिड़गिड़ाना उसके लिए मरहम का काम कर रहा था। अपने चेहरे से खून पहुंचते हुए उसका एक सैनिक कहता है, महाराज एक और खास बात थी। हमने उनका पीछा करते हुए एक गाड़ी देखी थी। वो गाड़ी अंगीरा की थी, ना कि औली की। हमें जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि सच आपके सामने होगा। बस हमें यहाँ से निकाल दीजिए। रोता हुआ वो सैनिक अपने राजा से विनती कर रहा था, पर उसकी गुहार सबल के कानों में पड़ना बंद हो गई थी। चीखते हुए वो सैनिक दोबारा कहता है, महाराज कृपा करके हमें यहाँ से निकालिए। हम सच आपके पास लेकर आएंगे, जल्द से जल्द। सबल पूछता है, कितना वक्त चाहिए तुम सबको? वो कहते हैं, महाराज गाड़ी का पता लगाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबल वहां से निकल जाता है और वापस तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। उसके पीछे वो जख्मी सैनिक माफी की गुहार लगाते हैं, महाराज महाराज दया कीजिए, हम आपके सामने सच ला कर रहेंगे। पर दरवाजा बंद हो चुका था और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। सबल के तीनों भूखे भेड़िए फिर से अपने शिकार पर हमला करने लगते हैं और जिंदगी की लड़ाई जारी रहती है। अपने कक्ष में सबल सोच में डूबा हुआ था, पर अब अपने राजा का ही वेट कर रहा था। हाथ जोड़े खड़ा परब सबल के आते ही पूछता है, महाराज उन बंदियों से कुछ पता चला? मेरे लायक कोई आज्ञा? सबल परब से कहता है, उनका कहना है कि विकराल के साथ कोई था, कोई बेहद शक्तिशाली, जिसने उन सबको मार भगाया। सबल परब को देखता है और पूछता है, कौन हो सकता है वो? मुझे लगता है महाराज वो कैलाश ही होगा। परब जवाब में कहता है, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने वहां एक गाड़ी भी देखी थी, जो औली की नहीं अंगीरा की थी। सबल आगे कहता है, परब के लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है। सबल कहता है, कौन हो सकता है वो कैलाश? परब कहता है, महाराज वो गाड़ी ही हमें सच तक पहुंचा सकती है। हमें गुप्तचर भेजने होंगे। सबल कहता है, परब मुझे जानना है कि अक्षत को मुझसे छीनने वाला कौन था। उसे सजा दिए बिना मैं चैन से नहीं रह सकता। जो भी करना पड़े करो, पर कैलाश का पता करो कि वो है कौन। परब अपना सर झुकाकर कहता है, जी महाराज। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, पर फिर रुक कर कहता है, महाराज मेरी एक राय है, अगर आप सुनना चाहें तो। अब तक सबल का गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था। वो कहता है, क्या कहना है, कहो।
परब कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उन सैनिकों को तहखाने से निकाल सकता हूँ? सेना में गलत संदेश जा रहा है महाराज। ये सैनिक ही हैं जो दीवार बनकर हमें प्रजा से दूर रखते हैं। उन पर हमला मतलब दीवार को कमजोर करने के बराबर होगा। उन्हें उनकी गलती की सजा दे दी गई है। सबल कहता है, ठीक है परब, उन्हें वहां से निकाल कर उनका इलाज कराया जाए। पर याद रहे परब, अगर कैलाश का पता नहीं चला तो मैं तुम्हें भी उस तहखाने में डालने से पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। परब का दिल जोर से धड़कता है, पर अपना डर छिपाए वो राजा के सामने सर झुकाता है और वहां से चला आता है। इधर अमिराज ना जाने कितने सालों बाद अक्षत पर सवार होकर एक लॉन्ग राइड पर गया हुआ था। वापस आकर वो अक्षत को एक आलीशान जगह पर रोकता है। उसने एक खास जगह बनवा रखी थी अक्षत के रहने के लिए। अक्षत को वहां लाकर अमिराज उससे नीचे उतरता है और अक्षत को देखता है। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अपने दोस्त के साथ सफर करके उसे बेहद खुशी का एहसास हुआ था। वो अक्षत को थपथपाता है और वहां से अपने कक्ष की ओर निकल जाता है। बाहर आते ही अमिराज के सामने उसके कई मंत्री उसके इंतजार में खड़े दिखते हैं। अमिराज उनसे पूछता है, क्या बात है, आप लोग आज इतनी सुबह सुबह? सभा के लिए तो काफी समय है। अमिराज ने उन सबके चेहरों पर चिंता देख ली थी। वो कहता है, क्या बात है, आप सब चिंतित दिख रहे हैं। उनमें से एक मंत्री कहता है, महाराज, पूरे शहर में जंगल में लगी उस आग की खबर फैल चुकी है। कुछ ताकतवर खानदान इस बात को लेकर बेहद टेंशन में हैं। उनकी चिंता की वजह बताने की जरूरत नहीं। अमिराज कहता है, मैं जानता हूं वो सब क्यों चिंतित हैं। मंदिर का सच सिर्फ उनके पास नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो उस सच को जानते हैं। मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है मैं भी जानता हूं, पर वहां जो भी हुआ है उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसे वैसा छोड़ने का निर्णय भी तो उन सब ने मिलकर ही लिया था, ताकि आम जनता से उसकी खासियत छिपाई जा सके। वो नहीं चाहते थे कि कोई आम इंसान अपनी पावर बढ़ाकर उस मुकाम तक पहुंच सके जहां से वो मंदिर उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सके। अब जब उनके लिए भी वो रास्ता बंद होता दिख रहा है, तब उन्हें परेशानी हो रही है। अमिराज के सभी मंत्री जानते थे कि अमिराज एक न्यायप्रिय राजा था और ताकत के बराबर बंटवारे में उसका विश्वास था। पर आसपास के कई प्रांतों में कुछ ऐसे पावरफुल खानदान भी थे जिनकी इच्छा के खिलाफ जाना अमिराज जैसे राजा के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए उसने इस मुद्दे पर अपनी आंख बंद कर ली थी और उस खंडर नुमा मंदिर को वैसा ही रहने देने का निर्णय लिया था। पर कैलाश ने उस राज शक्ति बढ़ाने के लिए उस मंदिर को ही चुना था, जिससे उस मंदिर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। इस मंदिर का इस्तेमाल एडवांस्ड लेवल के योगी मोक्ष पाने के लिए करते थे। यहीं से उन्हें वो सीढ़ियां मिलती थी जहां से वो अपनी मोक्ष की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। पर अब ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं दिख रहा था और यही उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बन गया था। अमिराज के लिए भी शायद एक न एक दिन उस मंदिर से होते हुए गुजरना लिखा था, पर वो दिन दूर था और अमिराज के सामने अभी औली का ही नहीं और भी बड़े प्रांत का राजा बनने की इच्छा थी। वो अपने मंत्रियों से कहता है, जिन मंत्रियों को वो औषधि प्राप्त नहीं हुई थी और जो शक्ति वर्धन करना चाहते हैं, आज सभा में उन्हें वो दी जाएगी। ये खबर सभी तक पहुंचा दी जाए। अमिराज की बात सबको खुश कर देती है और मंदिर के मुद्दे को तुरंत भुला दिया जाता है। सभी जान चुके थे कि अमिराज की दी हुई औषधि के कोई साइड इफेक्ट नहीं थे और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन वाक ने फैलाई थी वो सब झूठी साबित हो चुकी थी। सबल के कक्ष से बाहर आते ही परब उन सैनिकों को बाहर निकालने का प्रबंध करता है और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उन्हें अपने पास लाए जाने का आदेश देता है। परब के कक्ष में आते ही सारे सैनिक परब के पैर पकड़ लेते हैं। परब ने उनकी जान बचाई थी और वो उस बात के लिए उसके शुक्रगुजार थे। परब कहता है, अभी तुम्हारी जान बची नहीं है, बस ये समझ लो कि ये एक मौका है तुम्हारे पास। वापस खुद को दूर करते हुए वो चार सैनिक परब की ओर कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं। परब कहता है, जिस जीप को तुम सबने देखा था उसके मालिक का पता लगाओ। कौन था वो
औली जाना तो मुमकिन नहीं, पर संभाला से अंगीरा जाया जा सकता है। तुम चारों वहां जाओ और पता लगाओ कि वो गाड़ी किसकी थी। मैं समझता हूं हो ना हो वो इंसान जिसने अपना नाम कैलाश बताया था, उसने ही वो गाड़ी उसे दी थी। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे सर, सच का पता लगाकर ही आपके सामने आएंगे। तुम फेल नहीं हो सकते, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को उस तहखाने में डाल दिया जाएगा, समझ गए? पर अब उस सैनिकों को धमकाते हुए कहता है। सैनिक समझ गए थे कि वो छूट तो गए थे पर रिहा नहीं हुए थे। वो तुरंत हाथ जोड़कर परब से कहते हैं, हम इस बार आपको निराश नहीं करेंगे सर। परब उन सबको एक फोन देता है और कहता है, अभी अपना काम शुरू करो और जो भी पता चले तुरंत मुझ तक वो खबर पहुंचनी चाहिए। फोन लेकर वो लोग परब के कक्ष से चले जाते हैं। पीछे खड़ा परब मन में कहता है, फेल होने का समय नहीं है, कैसे भी उस कैलाश का पता लगाना ही पड़ेगा। यहां अंगीरा में शाम हो चुकी थी। कैलाश अपने रूम में बैठा बोर हो रहा था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और रूम में कैलाश कैदी की तरह फील कर रहा था। उसे लगातार नीरा की याद आ रही थी। वो अपना फोन उठाता है और नीरा को कॉल करता है। नीरा तुरंत उसका फोन काट देती है। कैलाश जानता था कि पिछले कुछ दिनों से नीरा का काम बड़ा हुआ था और वो काफी बिजी चल रही थी। कैलाश अपने रूम से निकलता है और कीकी के कमरे की ओर बढ़ता है। थोड़ी ही देर में कैलाश कीकी के कमरे के सामने आ जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे झांक कर कैलाश अंदर देखता है। कीकी चेयर पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। कैलाश उसे भी इस वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। थक हार के कैलाश कंधा झुकाए वापस अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वापस अपने कमरे की ओर चलता हुआ कैलाश नीरा को मैसेज करता है, व्हेन वी कैन टॉक, आई एम गेटिंग बोर्ड। नीरा का कोई रिप्लाई नहीं आता है। कैलाश अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और उसे नीरा वहां खड़ी दिखती है। एक पल के लिए कोई ऐसा लगा जैसे कई दिनों के प्यासे को पानी दिख गया हो। कैलाश का वैसा ही कुछ हाल था। कैलाश दौड़ते हुए नीरा के पास आता है और कहता है, कुछ देर और मैं बोरियत से ही मर जाता। थैंक्स फॉर कमिंग। नीरा कैलाश की हालत पर स्माइल कर रही थी। कैलाश देखता है और कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहा हूं, मेरे पास यहाँ करने को कुछ भी नहीं होता और मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाता हूँ। अपनी कंपनी में ही मेरी भी जॉब लगवा दो ताकि तुम्हें देखकर ही मेरा दिन निकल जाए। नीरा को कैलाश की बात हंसने पर मजबूर कर रही थी, पर नीरा उस हंसी को अपने अंदर ही छिपाते हुए कहती है, तुम जॉब कैसे कर सकते हो कैलाश? फिर तुम्हारे मिशन कौन करेगा? और जॉब की बात छोड़ो, मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, क्या प्लान है? ऐसा कहते हुए नीरा कैलाश को देखती है। क्या करेंगे कैलाश और नीरा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मरेगा नहीं के अगले और भी दिलचस्प एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।